अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज, दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले जारी, भारत बांग्लादेश मैच की ब्रॉडकास्टिंग में पाकिस्तान का नाम लोगों से गायब, आईसीसी ने गलती तस्लीम कर ली। आर्मी चीफ का बर्तानिया में वॉरमिंस्टर और लॉक हिल गैरिसन का दौरा, जदीदियत के मंसूबे पर ब्रीफिंग। इसराइल के जंगी जराइम का एक और सबूत, बेड़ियों में जकड़े डॉक्टर हस्साम अबू सफिया की वीडियो मंजर आम पर। यूक्रेन तनाजे पर अमेरिका ने यूक्रेन को मोरद इल्जाम ठहरा दिया, यूक्रेन का भी भरपूर रिएक्शन। और मसीहा के भेस में दरिंदा, फ्रांस में डॉक्टर पर 300 से ज्यादा अफराद के साथ ज्यादती का इल्जाम। जी, ये थी टॉप स्टोरीज। अब जरा खबरों की तफसील की तरफ जाते हैं और सबसे पहले आपको लेकर जाते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ, जहां पर लोगों का तनाजा खड़ा हो गया है और भारत और बांग्लादेश के दरमियान जो मैच हो रहा था उसमें पाकिस्तान का नाम लोगों पर से गायब था। अब ये मामला क्यों था, क्या था, आईसीसी ने गलती तस्लीम कर ली है। अब गलती थी या भारत का दबाव था, यही नहीं पता। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और बांग्लादेश के मैच के ब्रॉडकास्ट में इसमें इवेंट लोगों पर पाकिस्तान का नाम ना होने पर जो है वो आईसीसी ने अपनी गलती तस्लीम कर ली है। और अब देखना यह है कि नॉर्मली जब कोई प्लेयर गलती करता है तो आईसीसी उस पर जुर्माना लगाता है, लेकिन जो आईसीसी की गलती है उस पर आईसीसी से कौन पूछेगा, क्या आईसीसी इसका कोई जुर्माना देगा? बहरहाल आईसीसी ने यह कहा है कि यह टेक्निकल मसला था और मैच के दौरान इस लोगों को तब्दील करना मुमकिन नहीं था। अब जो है वो आने वाले तमाम मैचेस में यह मामला हल हो जाएगा। तो लेट्स सी क्या होता है। आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर जाते हैं यूनाइटेड किंगडम बरतानिया की तरफ, जहां पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ इस वक्त मौजूद हैं। और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बरतानिया के जनरल रोलैंड वॉकर की दावत पर वॉरमिंस्टर और लॉक हिल गैरिसन का दौरा किया। आर्मी चीफ को बरतानवी फौज के जदीदियत के मंसूबे और डीप रैकी स्ट्राइकिंग ब्रिगेड पर ब्रीफिंग भी दी गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मसनूई जहानत और बगैर पायलट सिस्टम समेत जदीद टेक्नोलॉजीज़ का मुशाहिदा भी किया। बड़ा अहम ये दौरा है और ये जो हमारी कोलैबोरेशन फोर्सेस की, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है। आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर जाते हैं जी मिडिल ईस्ट की तरफ, जहां पर एक तस्वीर और एक वीडियो सामने आई है और इस्राएली कैद में बेड़ियों में एक शख्स की वीडियो सामने आई है और वो शख्स है जी ये, और इसका जुर्म बुनियादी तौर पर यह है कि ये गज़ा के मजलूम लोगों का इलाज करता था। गज़ा के कमाल उद्वान हस्पताल के सरबरा डॉक्टर हस्साम अबू सफिया इनका नाम है और इसराइली कैद में ये मौजूद हैं। और अब इनकी जो है वो ये वीडियो सामने आई है कि जिसके अंदर देखा जा सकता है कि ये जो है वो इनको किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है इसराइल की तरफ से। और इन्होंने फिर जो प्रेस था, प्रेस से भी एक बातचीत की थोड़ी बहुत, और उसमें उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्यों पकड़ा गया है, मैं सिर्फ लोगों का इलाज करता हूं और जिस अस्पताल में मैं काम करता था वहां पर तो आम लोग भी आते थे। 28 दिसंबर पर को हमला किया गया था इस हॉस्पिटल पर और 350 से ज़ायद अफराद को वहां से गिरफ्तार किया गया था। और डॉक्टर अबू सफिया जो है 51 साल डॉक्टर अबू सफिया, वो भी उन 350 लोगों में शामिल थे। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और अभी जो है वो इसी मामले से जुड़ी हुई है, जहां पर अब एक लाश की बुनियाद पर, एक लाश को बुनियाद बनाकर हमास पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगा दिया है इसराइल ने, और ये इल्ज़ाम आयद कर दिया गया है। इसराइली वज़ीर आज़म ने ये कहा है कि हमास ने शहरी बेबास की लाश वापस न करके जंगबंदी के खिलाफ वर्जी की है और उसकी हमास को पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसराइल का इल्ज़ाम यह है कि हमास ने वापस की गई जो 4 लाशें थी उसमें से एक की शनाख्त गलत बताई है। हलाक यरगमालियों में इसराइली खातून, शहरी बेवास, उनके 2 बच्चे और उडेल्ड लिफ्स्टर शामिल थे और हमास पर इसराइली मगवी खातून की जगह किसी और की लाश देने का इल्ज़ाम लगाया गया। अब ये इल्ज़ाम कितना सही है या गलत है ये कुछ दिन में मामला खुल जाएगा, लेकिन चूँकि इस तरह की बातें करता रहता है और बार बार वो कोई ना कोई बहाना ढूंढता रहता है कि किसी तरीके से जंग को दोबारा शुरू किया जाए। आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर जाते हैं जी अमेरिका की तरफ। अमेरिका किस तरीके से यूक्रेन की पुष्टपनाही कर रहा था रूस के खिलाफ, ये हम सब ने देखा, लेकिन अब वो मुहावरा है ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एक अचानक या एकदम नहीं होता। खैर, अमेरिका ने जिसकी
बरसों परवरिश की अचानक उसको आग कर दिया है। 3 साल से दुनिया की नज़र में मजलूम यूक्रेन आज अचानक कसूरवार ठहरा दिया गया है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने अमेरिका और रूस मुज़ाकरात के बाद यूक्रेन तनाज़े के लिए यूक्रेन को मोरद इल्ज़ाम ठहराया है। अमेरिकी सदर का कहना यह है कि यूक्रेन को जंग शुरू नहीं करनी चाहिए थी, यूक्रेन मुआहदा कर सकता था। और ट्रंप ने यह भी कहा कि यूक्रेन आला सतह बातचीत में शामिल ना होने के हवाले से परेशान है, लेकिन यूक्रेन को इससे कबल 3 साल और इससे भी ज़्यादा वक्त मिला। ये मामला आसानी से हल हो सकता था और मुआहदा किया जा सकता था। रियाद में होने वाली जो मुलाकात थी उसके हवाले से अमेरिकी सदर ट्रंप ने यह कहा कि वो पुरएतमाद हैं, उनके पास इस जंग को ख़त्म करने की ताकत है और रूस भी वहशियाना बर्बरियत को रोकना चाहता है। अब ट्रंप के इस एक्शन पर रिएक्शन भी है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की जो हैं उन्होंने ट्रंप के बयान पर भरपूर जवाब दिया है और उन्होंने ट्रंप की यूक्रेन के साथ इस रवैये पर जो उसकी वजह भी बताई। उनका कहना यह है कि मैं अपना मुल्क अमेरिका के हाथों बेचने को तैयार नहीं हूँ। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के साथ कीमती मादनियात के मुआहदे का पहला मुसव्विदा मुस्तरद कर दिया है और उन्होंने कहा है कि वो अपना मुल्क अमेरिका के हाथों बेचने को तैयार नहीं है, और ख़ास तौर पर जब अमेरिका यूक्रेन के 50% मादनियात की मिल्कियत का मुतालबा कर रहा है और जवाब में सिक्योरिटी की ज़मानत भी नहीं दे रहा है। ट्रंप अमेरिकी मदद के बदले यूक्रेन से $500 अरब मालियत के मादनी ज़खायर की डील करना चाह रहा है और उसकी जो टीम है उसने गुज़िश्ता हफ्ते एक मुआहदे की तजवीज़ भी पेश। नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद दोबारा आपसे मुलाकात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू वर्ल्ड वाइज। अब हम आपको लेकर चलते हैं फ्रांस की तरफ। जी, फ्रांस में एक बड़ा ही ख़तरनाक किस्म का केस सामने आया है और यूं कहिए कि ये मामला जो है वो एक ऐसे शख्स का है जो कि मसीहा के भेस में दरिंदा है। जी, फ्रांस में सालों से मसीहाई की आड़ में डॉक्टर मासूम लोगों के साथ ज्यादती करता रहा। 1989 से 2014 तक ये सिलसिला जारी रहा। डॉक्टर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में नौकरी करता रहा और ये घिनौना अमल भी जारी रहा। अलमिया यह है कि पहले भी डॉक्टर के पास से बच्चों की नामुनासिब तस्वीर निकली थी और इस बात का अस्पताल इंतजामिया को पता था, फिर भी वो अस्पताल में काम कर रहा था। और अब इस डॉक्टर के खिलाफ 24 फरवरी को अदालती कार्रवाई का आगाज हो रहा है। इतने सालों ये शख्स कैसे एक डॉक्टर के भेस में लोगों से ज्यादती करता रहा, इस हवाले से हम बात करेंगे। यूनुस खान साहब हमारे फ्रांस से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूनुस साहब। सर, ये थोड़ा सा अगर आप हमें गाइड कर सकें, ये डॉक्टर जो है ये कौन है, कब से ये सिलसिला जारी था और ये हकाइक किस तरह सामने आए? जी, इस डॉक्टर का नाम जोएल लेस्कोर्नेक है। ये 73 साल शख्स है। वेनिस शहर के अंदर ये रहता है और वहीं पर जो है ये अपना प्रैक्टिस वगैरह करता था। सबसे पहले जो इसके खिलाफ जो FIR लॉन्च हुई थी वो एक 6 साल बच्ची ने 2017 के दरमियान की थी और उसमें ये बच्ची ने बात की थी कि इस डॉक्टर ने मेरे साथ ज़्यादती करने की कोशिश की है। उसके बाद जब पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया तो इसके मोबाइल से 3 से 4 मज़ीद बच्चियों की नाजेबा तस्वीर बरामद हुई और उसमें अफसोसनाक बात यह है कि उसकी जो 2 अपनी बांजियाँ थी उसकी जो है वो नाजेबा तस्वीर उसके मोबाइल के अंदर मौजूद थी। और उसके बाद इसको दिसंबर 2020 के अंदर जो है 15 साल की सज़ा सुना दी गई थी। उसको जब इसको सज़ा सुनाई गई तो उसके बाद जज ने जो है एक ऑर्डर दिया था कि इसके घर की तलाशी ली जाए ताकि अगर वहाँ पे मज़ीद कुछ ऐसे शवाहिद हों तो उसकी जो है वो मालूम हो सके। और उसके बाद जो यहाँ की जो मुकामी पुलिस है जब वो उनके घर पे गई है और उन्होंने घर की तलाशी ली है तो उस घर के अंदर से 3 लाख से ज़ायद बच्चियों की नाजेबा तस्वीर बरामद हुई। सिर्फ यही नहीं, हज़ारों सफ़ात पर मुश्तमिल एक डायरी जो है पुलिस के हाथ लगी और ये वो डायरी थी जिसमें ये अपने तमाम जो भी जराइम थे उसकी तफसीली ज़िक्र करता था ताकि इनकी जो यादाश्तें हैं वो महफूज रह सके। और उससे इनको पता लगा, उन डायरियों से इनको पता लगा कि उन जो पेशेंट उनके पास आते थे किस किस पेशेंट के साथ इन्होंने रेप किया और उसकी बुनियाद पर उन्होंने लिस्टें बनाई और कोई 300 के करीब लोगों को आइडेंटिफाई किया कि इनके साथ इस डॉक्टर ने ज़्यादती की है और इस नतीजे पर पहुँचे। और फिर उसके बाद जो है इसके खिलाफ जो ये नया केस जो है ये जो है लॉन्च किया गया है। इसके खिलाफ जो है अब इस वक्त फ्रांस की अदालत में 24 फरवरी से जो है
अदालती कार्रवाई इस हवाले से शुरू होगी और ये एक ओपन केस होगा। इसमें जो मुतासरीन के साथ साथ मीडिया और आम लोगों को भी जो है अच्छा। सुनने का जो है मौका मिलेगा। लेकिन जो गवाहान हैं, जो बच्चे हैं, उनकी जो गवाही होगी वो बंद कमरे के अंदर होगी। आपको बताते चलें कि पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक 1989 से लेकर 2014 तक 25 साल तक ये जो शख्स है ये कानूनी जो है हरकत का मुर्तकिब पाया गया। और यहाँ सिविल सोसाइटी और जो बच्चों के हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीमें हैं वो इस वक्त सरापा एहतजाज है, क्योंकि ये बच्चों के साथ ज़्यादती का फ्रांस की तारीख में सबसे बड़ा वाक़या गिना जाता है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो 24 फरवरी से अब कोर्ट में प्रोसीडिंग्स का आगाज़ हो रहा है, तो ये केस जो है वो अब किन की तरफ से किया गया है? जो मुतासरीन हैं उनकी तरफ से किया गया है, और इसकी क्या तफसीलात हैं? जी, 24 फरवरी से जो ये केस जो है इसके ट्रायल शुरू हो रहा है और ये ओपन ट्रायल होगा। जी। इसमें जो सबसे बड़ा फ़रीक है ये तो मुतासरीन की जो फैमिली हैं वो हैं बुनियादी ठीक। तौर पर। लेकिन इसमें इस वक्त जो स्टेट है वो भी एक फ़रीक बन चुकी है। इसके अच्छा। साथ साथ बच्चों के हुकूक के लिए काम करने वाले जो इदारे हैं वो भी फ़रीक बन चुके हैं। और यहाँ पर जो सिविल सोसाइटी है वो भी जो है इस केस में फ़रीक बन चुकी है। और अगर इस केस को लेकर यहाँ की जो सोसाइटी है वो इस वक्त बहुत हसास है और इस केस के ऊपर पूरी फ्रांस के साथ साथ पूरी यूरोप की नज़र है। इसलिए ये केस अहम होता जा रहा है और अब देखना ये होगा कि इस केस के हवाले से हमारे पास मज़ीद क्या तफसीलात आती हैं। सही। अच्छा, 1979 से लेकर 2014 तक ये डॉक्टर जो है वो मरीजों से ज्यादतियां करता रहा, 25 साल तक ये सिलसिला रहा। आपने बताया 2017 में बच्ची ने फिर शिकायत की, तो इतने अरसे में और कोई शिकायत सामने नहीं आई, ये कैसे मुमकिन है? जी बिल्कुल, आपने बहुत इंतहाई एक अहम सवाल उठाया और ये सवाल यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा उठाया जा रहा है कि एक डॉक्टर, एक सर्जन 25 साल तक एक अस्पताल के अंदर जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देता है और उस दौरान ये ऑपरेशन थिएटर में या मुख्तलिफ जगहों पर बच्चों को बेहोश करके इस तरह गुनौनी फ़ैल सर अंजाम देता है। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि जो यहाँ के इनके जो दूसरे साथी है या अस्पताल इंतज़ामिया इस चीज़ से बेखबर हो। उसके साथ साथ ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि इसकी जो फैमिली के अफराद है ये भी तो हो जी। सकता है कि उनको भी मालूम हो, लेकिन उन्होंने यहाँ के जो इंतज़ामिया हैं, यहाँ के जो पुलिस है, उनको इस हवाले से आगाह नहीं किया। अगर नहीं किया तो क्यों कर नहीं किया गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के हवाले से अब जो यहाँ पे जो केस यहाँ पे अब जो 24 फरवरी से जो है ये स्टार्ट होने लगा है, ओपन होगा, तो उसमें इस सवाल की जानने की हम भी कोशिश करेंगे। लेकिन ये बात इंतहाई अहम है और इस हवाले से भी आप देखेंगे, जो मैंने पहले भी आपको कहा था कि 2004 के अंदर FBI ने एक रिपोर्ट दी थी और यहाँ पे एक अलर्ट जारी किया था और यहाँ के जो इनकी इंटेलिजेंस इदारों को एक मैसेज दिया था इस डॉक्टर के हवाले से कि ये डॉक्टर जो बच्चों के साथ बदफैली के जो एक डार्क वेबसाइट होती है उस पर रब्ता करने की कोशिश कर रहा है, कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और उसके ऊपर आप लोग नज़र रखें। अच्छा। तो यहाँ के जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने तो इस हवाले से कुछ नहीं किया, लेकिन उस वक्त जो एक अस्पताल के अंदर एक कमेटी बनी थी तो उन्होंने उसको सिर्फ 4 महीने के लिए मुअत्तल किया था और उस रिपोर्ट के हवाले से जो FBI ने दी थी 2004 के अंदर, उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी। तो इस हवाले से इस वक्त अस्पताल इंतज़ामिया यहाँ पर अदालती सिस्टम के हवाले से और पुलिस की तफ्तीश के हवाले से भी बहुत से सवालात खड़े हो चुके हैं। सही। तो अब ये 300 के साथ इस डॉक्टर ने ज्यादती की, अभी भी ज़ाहिर है ये जेल में ही है बच्चों से ज्यादती के हवाले से केस पर, तो अब अदालत जो है वो इसको क्या मैक्सिमम सज़ा दे सकती है, कानून क्या कहता है? जी, अगर हम फ्रांस के कवानीन को देखें तो इसमें जो पेनल कोड बनता है उसमें जो मैक्सिमम सज़ा दी जा सकती है वो 20 साल है।
ठीक है। इससे पहले भी जो है 2017 में जब इसके ऊपर एक इसी तरह का केस जो है वो दायर हुआ तो दिसंबर 2020 में जो सज़ा सुनाई गई थी उसमें भी जो पैनल कोर्ट था मैक्सिमम जो सज़ा थी वो 20 साल थी, लेकिन इसको 15 साल की सज़ा उसमें दी गई है। अब चूंकि ये एक नया केस है और उसमें जो है मुतासरीन की तादाद भी 300 के करीब है और इस हवाले से यहाँ पर अब हसासियत भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ की जो सिविल सोसाइटी है, यहाँ की जो हुकूमतें हैं वो भी इसमें इंटरेस्ट रह रही है, जबकि यहाँ पर जो बच्चों की हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीमें हैं वो भी सरापा एहतजाज है। और उस वजह से इस वक्त हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में और यहाँ पर सिविल सोसाइटी इस हवाले से बात कर रही है कि इसको जो है ऐसी सज़ा दी जाए ताकि आइंदा आने वाले दिनों में कोई और इस तरह की जुर्म का मर्तकब ना हो पाए। इस हवाले से जो है 24 फरवरी को जो है यहाँ के कोर्ट्स के अंदर इस केस की सुनवाई होगी और उसमें जो है इन्होंने जो है सिविल सोसाइटी मीडिया को जो है के लिए चीज़ें ओपन रखी गई है। अलबत्ता वो बच्चे जो मुतासरीन हैं उनकी जो उनसे जो सवालात होंगे, उनकी जो गवाहियाँ होंगी वो बंद कमरे के अंदर होगी और यही उम्मीद की जा रही है कि इसको मैक्सिमम सज़ा दी जाए। और यहाँ पर इस केस के हवाले से यहाँ के जो सोशल मीडिया है उसमें भी बहुत सी जो है बहस इस वक्त जारी है और यहाँ पर जो यहाँ का जो इंसाफ है, जो कवानीन है, उसमें भी जो है तरमीम के लिए बात की जा रही है कि इस तरह के केसेस में ऐसे लोगों को जेल से ना निकलने दिया जाए, क्योंकि ये यहाँ माशरे के लिए जो है मज़ीद मसाइल ऐसे लोग पैदा कर सकते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट ये बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सिस्टम की नाकामी है, क्योंकि पहले भी इसके पास से नामुनासिब तस्वीरें निकली हैं बच्चों की और अस्पताल को पता था लेकिन फिर भी ये शख्स अस्पताल में काम कर रहा था, तो ये तो सिस्टम की नाकामी हुई। जी बिल्कुल। अब यहाँ की मीडिया में यहाँ की सिविल सोसाइटी यही सवाल उठा रही कि ये एक जो डॉक्टर है, ये जो सर्जन था, ये 25 साल तक अस्पताल में काम करता रहा है, इतने सैकड़ों बच्चों के साथ इसने ज़्यादतियाँ की, तो क्या यहाँ के अस्पताल का जो अमला था उसको इसके हवाले से मालूम नहीं था? क्या इसकी जो फैमिली थी उसको इसकी चीज़ों के बारे में मालूम नहीं थी? और अगर मालूमात थी तो उन्होंने जो है आला हकाम को या पुलिस को इस हवाले से क्यों नहीं बताया? और उस हवाले से अब ये सवाल उठ रहे हैं कि यहाँ पर अदालती सिस्टम के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं। और इसमें जो सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसी डॉक्टर के हवाले से 2004 के अंदर FBI ने एक अलर्ट जारी की थी और फ्रेंच हुकूमत को आगाह किया था कि ये जो डॉक्टर है ये बच्चों के एक जो डार्क वेबसाइट एक होती है उसके ऊपर जो है रब्ता करने की कोशिश कर रहा है, उस पे भी एक्शन नहीं हुआ। नजर रखे। उस वक्त 2004 के अंदर इसके खिलाफ इंक्वायरी हुई और इसको सिर्फ 4 महीने के लिए मुअत्तल किया गया था। इसके ऊपर कोई नज़र नहीं रखी गई थी और उस हवाले से मज़ीद कोई भी तफ्तीश नहीं की गई थी। तो इस वक्त यहाँ पर जुडिशरी के हवाले से भी यहाँ पे जो अस्पतालों के सिस्टम के हवाले से भी बहुत से सवालात खड़े हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी, आप हमारे साथ मौजूद थे, फ्रांस से हमें ज्वाइन कर रहे थे। और देखें अजीब एक वाक़या है, एक ज़िल्लत और पस्ती की इंतहा हम देखें तो ये एक वाक़या है कि जिसके अंदर एक डॉक्टर जो है, एक सर्जन जो है, वो बच्चों के साथ, मरीज़ों के साथ ज़्यादतियाँ कर रहा था। 25 साल तक वो ये काम करता रहा, 300 मरीज़ों के साथ उसने ज़्यादती की। सख्त से सख्त सज़ाएँ होनी चाहिए ऐसे लोगों के लिए। अब जी आपका हम जो अगली ख़बर के लिए रुख करते हैं वो है जी अमेरिका की तरफ। अमेरिका में शदीद तूफ़ान और बर्फ़बारी और सैलाब चल रहा है और इस हवाले से हम ज़रा जानकारी हासिल करेंगे। अमेरिका की जो शुमाल मशरकी रियासतें हैं वहाँ पर बर्फ़ानी तूफ़ान ने तबाही मचा दी है। वर्जीनिया, मैरीलैंड और पेंसिल्वेनिया में बर्फ़ानी तूफ़ान का अलर्ट जारी कर दिया गया है। 6 से 7 इंच की बर्फ़ ने कई इलाकों को पूरी तरह ढक दिया है। निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर है, हलाकतें भी रिपोर्ट हुई हैं। अमेरिका से हमारे नुमाइंदे फैसल शाह हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। ज़रा अगर आप हमें तफसील बता सकें कि ये जो तूफ़ान है ये किस शहर में और किस किस जगह पर और कितना बड़ा इलाका इस तूफ़ान से मुतासिर हुआ है? जी बिल्कुल, हालिया बारिशों के नतीजे में जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई अमेरिका के जनूब मशरकी इलाकों में, कुछ रियासतों में, ये कोई गैर मामूली बात नहीं है। 2 बरस पहले भी रियासत कंटकी जो है यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल पेश आई थी और उसके नतीजे में 43 लोग मारे गए थे। अब की बार जो सैलाब के नतीजे में जो रियासतें मुतासर हुई हैं, कोई एक रियासत मुतासर नहीं हुई है। जो जनूब मशरकी रियासत ओहायो है, उसके साथ केंटकी है, फिर वेस्ट वर्जीनिया और टेनेसी तक इसके असरात देखे गए हैं।
लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुतासर होने वाली रियासत है वो रियासत कंटकी है, जहाँ पर 2 से 6 इंच तक बारिश जो है वो बरसी है और ये प्रिडिक्टेड था और इसको लेकर पेशगी इकदामात भी किए गए थे, वार्निंग्स भी जारी की गई थी, शहरियों को आगाह रखा गया था। लेकिन ये जो बारिश के साथ तेज़ हवाएँ, थंडरस्टॉर्म और इसके साथ क्योंकि टॉर्नेडोज़ जो हैं, जो बगोले बनते हैं, उसकी भी जी। वार्निंग्स दी गई थी। तो साथ ही ये तवक्को थी कि यहाँ पर गैर मामूली सूरत हाल पैदा होगी, लेकिन हलाकतें हो जाएँगी और निज़ाम ज़िंदगी मुतासर हो जाएगा, इसकी बहुत ज़्यादा तवक्को नहीं की जा रही थी। तो ये जो सैलाब से मुतासरा इलाके हैं उनकी इस वक्त सूरत हाल क्या है और इमदादी कार्रवाइयाँ जो हैं वो किस तरह हो रही हैं? बात की जाए रेस्क्यू और जो इस वक्त रिहैबिलिटेशन का सिलसिला है, तो नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक 1000 के लगभग रेस्क्यू के ऑपरेशंस किए गए हैं और जो लोग इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी के कट ऑफ की वजह से सफ़र कर रहे हैं उनकी तादाद 40,000 के करीब है। फिर 20,000 के लगभग लोग ऐसे भी बताए जा रहे हैं जिन्हें पानी की फ्राहमी में इस वक्त मसला है। अलबत्ता कोई 250 के लगभग लोग जो हैं जिन्हें फौरी तौर पर उनके इलाकों से निकाल दिया गया था जहां पर वो फंसे हुए थे। इसके साथ ही अगर ये भी आपके सामने रखा जाए कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन में ना सिर्फ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बल्कि जो नेशनल गार्ड है जो कि अमेरिकी फ़ौज का ही हिस्सा समझी जाती है, लेकिन इसे स्टेट जो है ये रियासत के तहत काम करती है और ये हाईएस्ट फोर्स है पुलिस के बाद, और इसके बाद आ रहा है कि मिलिट्री आ जाती है। जी। तो नेशनल गार्ड जो है उसने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया है और जो इस वक्त तक के आदाद शुमार हैं वो ये बताते हैं कि तवक्को से ज़्यादा जो है इस सैलाबी सूरत हाल ने एक सूरत हाल पैदा की है। और हलाकत अभी तक कितनी है और क्या इसमें मजीद इजाफा होने का भी इम्कान है? अगर अगर हलाकतों की बात की जाए तो 15 और 17 के लगभग जो है वो हलाकतें हुई हैं। हतमी जो फिगर है वो अभी तक वाज़ेह नहीं हो रहा है, लेकिन 15 या फिर 17 की तादाद में लोग अभी तक इस तूफ़ान के नतीजे में, इस बारिश और उससे आने वाले सैलाब के नतीजे में मारे गए हैं। ये तादाद ज़्यादा भी हो सकती है क्योंकि ज़्यादातर जो इवेंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं उसमें कुछ लोग जो गाड़ियों में स्टक होकर यानी कि एक माँ और एक बेटा जिनके बारे में बताया जाता है कि उनकी गाड़ी के ऊपर दरख्त गिर गया था। इस जी। तरह से कुछ ऐसे लोग जो ऐसे इलाकों में फंसे हुए हैं जहाँ पानी है, उनके घरों तक नहीं पहुँचा जा सकता। शायद दर्जा हरारत बहुत कम होने की वजह से वो सर्वाइव कर पाएँ या नहीं, लेकिन ऐसी तादाद जो है वो लोगों की यकीनी तौर पर उसका शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है। क्योंकि जो वार्निंग जारी की गई थी उसमें ये तवक्को थी कि 300 के लगभग सड़कें जो हैं वो बंद की जाएंगी या वो बंद हो जाएंगी, वो आमदोरफ्त के काबिल नहीं होंगी। तो उसकी वजह से भी जो कम्यूट, जो आमदोरफ्त है, जो कम्युनिकेशन है, जो लिंकेज है मेन जो जी। मार्केट्स हैं उस तक वो महदूद हो जाएगा। तो दैट्स वाई ये भी एक फैक्टर है कि ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो हलाकतों की तादाद है वो इससे ज़्यादा हो बढ़ सकती है। सकती है। ओके, और हुकूमत की तरफ से किन खास इकदामात का ऐलान किया गया है? हुकूमत के अगर इंतज़ामात की बात की जाए तो ये जो रियासतें हैं जिनकी आपस में बॉर्डर्स मिले हुए हैं, जी। ओहायो वैली पूरी जिसमें रियासत ओहायो है, उसके साथ केंटकी है, वेस्ट वर्जीनिया है और फिर रियासत टेनेसी है। बिलखुसूस जो केंटकी रियासत है और उसके साथ बिलखुसूस जो वेस्ट वर्जीनिया है, इनके गवर्नर जो हैं इन स्टेट ऑफ इमरजेंसी जो है वो अपने यहाँ डिक्लेयर कर रखी है और स्पेसिफिकली ये उन जगहों को फ़ाल रखने की कोशिश कर रहे हैं जो बड़ी ज़रूरी हैं निज़ाम ज़िंदगी चलाने के लिए, जैसे कि अस्पताल जहाँ पर इलाज मालजा किया जाता है लोगों का। तो अभी तक की जो डेवलपमेंट सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि अस्पतालों को फंक्शनल रखने के लिए गैर मामूली इकदाम किए जा रहे हैं, सड़कों को खोलने के लिए इकदाम हो रहे हैं। उसमें नेशनल गार्ड जो है वो लोकल पुलिस और जो रेस्क्यू के हुकाम हैं उनके साथ तावन कर रही है। सही। फिर इसी तरह से क्योंकि नेशनल वेदर सर्विस जो है उसने मजमूई तौर पर 30 जो है वो बड़े फ्लैश फ्लड्स जो हैं उनकी वार्निंग दी थी। अच्छा। अब एक दरिया जो है जो कि ओहायो वैली से शुरू होता है और वेस्ट वर्जीनिया तक आता है, काफ़ी लंबा है ये दरिया। मोस्टली जो सैलाबी सूरत हाल हुई वो इस दरिया से पानी का जो मकदार है वो इसकी किनारों से बुलंद होने के बाद सूरत हाल पैदा हुई। कुछ जगहों पर ये बताया जा रहा है कि बंद टूटे हैं, दैट्स वाई आबादी की जानिब पानी आ गया और लोगों को सफ़र करना पड़ा। तो इस वक्त प्राइमरीली वहाँ पर जो है
इकदाम किए जा रहे हैं। सही जी, ये भी बताइएगा कि अब आने वाले दिनों के लिए मौसम की क्या पेशगोई है? क्या मौसम मजीद ख़राब होने जा रहा है? वो मौसम के हवाले से जो प्रिडिक्शंस हैं आने वाले हफ्ते में एक बार फिर बारिश की तवक्को है और बर्फ़बारी भी हो सकती है। ये जो अभी हालिया बारिश के नतीजे में और सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई, ये 15 और 16 फरवरी के वाक़यात के नतीजे में ये सूरत हाल अभी तक इमर्ज हो रही है। लेकिन एक बार फिर ये जो हफ़्ता चल रहा है, इसमें तवक्को की जा रही है कि मौसम एक बार फिर शिद्दत इख्तियार करेगा। यहाँ पर जब इस वैली में ये जो इलाका है, यहाँ पर जब मौसम सख्त होता है तो 3-4 तरह की वार्निंग्स दी जाती हैं। उसमें सबसे अहम फ्लैश फ्लड्स तो यहाँ पर उसकी वार्निंग दी ही जाती है, बिल्कुल। लेकिन साथ ही यहाँ पर बगोले आते हैं, यानी कि टॉर्नेडोज, और ज़ाहिर है कि एक स्टॉर्म की सिचुएशन होती है और उसके नतीजे में काफ़ी ज़्यादा टेंस सिचुएशन पैदा होती है। जी बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे फैसल, आपने तफसीलात से हमें आगाह किया। नाजरीन, यहाँ पर हमें लेना है एक छोटा सा वक्फा। वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे तो बात करेंगे अमिताभ बच्चन के दामाद पर अब एक बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगा है, उसके बारे में आपसे बात होगी एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको वर्ल्ड वाइज में खुशामदीद कहते हैं और अब आपको लेकर जाते हैं भारत की तरफ, जहां से एक बड़ी अजीब सी खबर सामने आई है और वो खबर है इस शख्स की फैमिली के बारे में। ये जो शख्स है ये पाकिस्तान में भी बहुत मकबूल है, ये शख्स जो है वो भारत में भी बहुत मकबूल है, ये शख्स पूरी दुनिया में मकबूल है। ये शख्स है जी भारत के अजीम अदाकार अमिताभ बच्चन साहब। और अमिताभ बच्चन साहब की फैमिली में ये वाक़या हुआ है। उनके जो दामाद हैं, उनके दामाद यानी कि निखिल नंदा, वो एक फ़्रॉड के इल्ज़ाम में जो है वो उनके ऊपर ये इल्ज़ाम आया है कि उन्होंने एक फ़्रॉड किया है और लोग किसी शख्स को उन्होंने ख़ुदकुशी पर मजबूर कर दिया। अब ये मामला क्या है, इस मामले की खोज लगाना बड़ा ज़रूरी है कि भाई ये क्या मामला है, कितनी बड़ी फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला ये शख्स और ये ख़ुद बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तो ये मामला क्या है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चिराग घोटी साहब, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, क्राइम को कवर करते हैं और क्राइम तक प्लेटफॉर्म जो है वो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या क्राइम की स्टोरीज इन्होंने कवर की हुई हैं। चिराग घोटी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो हमें इसके बारे में डिटेल्स बताएंगे। चिराग साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू, आपने प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। हमें थोड़ा सा बताएंगे, पहले तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अगर आप हमें ये निखिल नंदा साहब का इंट्रोडक्शन करवा दें कि इनकी फैमिली, इनका बिजनेस, इनका बैकग्राउंड क्या है। देखिए, निखिल नंदा के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये दामाद हैं अमिताभ बच्चन के। ये स्कॉट कंपनी है जो चलाते हैं और ये पिछले काफी समय से इसका टर्नओवर भी कई हजार करोड़ का है। ये दरअसल जो बात सामने आई थी, इनके यहाँ एक दूसरी कंपनी से इनका टाई अप था, जो एक ट्रेवल कंपनी थी जिसमें जितेंद्र नाम का एक शख्स था। ये बताते हैं कि 2024 का ये मामला है, नवंबर दिसंबर का, जिसमें इस शख्स ने खुदकुशी कर ली थी। तो बाद में जब ये पूरा मामला प्रकाश में आया, पुलिस तक मामला पहुंचा, तो पुलिस ने उस वक्त इसमें मुकदमा दर्ज नहीं किया, क्योंकि जितेंद्र का जो परिवार है वो ये चाह रहा था इस मामले में एफआईआर दर्ज हो और इसमें अटेम्प्ट टू ये सुसाइड का मामला दर्ज हो, अबेंडमेंट टू सुसाइड का। इसको लेकर काफी बार वो पुलिस को उसने चक्कर काटे, लेकिन जब आखिरी में मामला दर्ज नहीं हुआ तो वो उन्होंने अदालत का रुख अख्तियार किया। इस मामले में आपको बता दूं, लेटेस्ट में ही अदालत, जो बदायूं कोर्ट है, उसने एक ऑर्डर पास किया है जिसमें न सिर्फ निखिल नंदा बल्कि कुछ और लोगों के खिलाफ जो कंपनी से जुड़े हुए हैं उनके खिलाफ अबेंडमेंट टू सुसाइड का मुकदमा इसमें दर्ज किया है। तो बेसिकली ये केस है क्या इनके खिलाफ के इन्होंने किस तरीके से उस शख्स को सुसाइड पर मजबूर कर दिया? देखिए, जो जांच में बात सामने आई है, ये दरअसल बताते हैं कि ये जो कंपनी थी, ये आउटसोर्स कंपनी थी, एस्कॉर्ट से जुड़ी हुई कंपनी थी और इसका जो ये टारगेट बेस्ड कंपनी थी, इसको एक टारगेट अचीव करना होता था जिसमें सेल बढ़ानी होती थी। तो ये कंपनी सेल नहीं बढ़ा पा रही थी, जिसका जो बार बार ये कहा जा रहा है कि ये प्रेशर डाल रहे थे कंपनी की तरफ से, एस्कॉर्ट कंपनी की तरफ से उस पर प्रेशर डाला जा रहा था। जितेंद्र नाम का शख्स है, इस पर प्रेशर डाला जा रहा था कि सेल जो है वो इंक्रीज करे, साथ साथ और तमाम तरीके के आरोप भी इसमें लगाए गए हैं। क्योंकि अभी कंप्लेंट इतनी ज्यादा वाइड है और इसमें कई सारे मल्टीपल पॉइंट ऑफ टाइम पर मल्टीपल एलिगेशंस लगाए गए हैं, तो ये अभी जांच का विषय है। क्योंकि कोर्ट में जब ये मामला उन्होंने उनके भाई की तरफ से दर्ज किया गया, जितेंद्र की तरफ से, जिसमें कहा गया कि कंपनी की तरफ से बहुत परेशान किया गया, बार बार टारगेट्स दिए गए, ये कहा गया कि सेल जो है वो बढ़ नहीं रही कंपनी की, इसके लिए बार बार ये बोला गया इनको। तो ये काफी प्रेशराइज अपने आप को फील कर रहे थे और इन्होंने बाकायदा ये बात अपनी फैमिली को भी बताई थी, जो जांच में बात सामने आई है। लेकिन तब फैमिली ने भी ये कहा कि ठीक है, सब बाय द टाइम ठीक हो जाएगा। लेकिन जब ठीक नहीं हुआ तो इन्होंने कदम उठा लिया
उसके बाद जब परिवार पुलिस के पास गया तो पुलिस ने, आप सोचिए, मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया। तो काफी ये जद्दोजहद हुई। उसके बाद कोर्ट में ये 156(3) सीआरपीसी के तहत एक एप्लीकेशन दायर हुई, जिसमें कहा गया, तमाम आरोप लगाए गए, कंपनी के तमाम लोगों के खिलाफ आरोप लगाए गए, और ये कहा गया कि इनकी तरफ से बार बार प्रेशराइज किया जाता था। और इसी के बेसिस पर जब पूरी जांच हुई, कोर्ट ने एविडेंस मंगाए अपनी पटल पर, तो शुरुआती तथ्य जो है, कोर्ट का ये कहना है कि इस मामले में जांच होनी चाहिए और बहुत थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इसी वजह से जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो, जो आरोप है उसमें कितनी सत्यता है, इसलिए जो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो है एफआईआर दर्ज करना। यानी फर्स्ट तो अब एफआईआर दर्ज हो गई है या नहीं? जी, इसमें एफआईआर दर्ज हो गई है कोर्ट के ऑर्डर के बाद, और अब इसमें आगे अब इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है इस पूरे मामले की। बिल्कुल ठीक और है। आगे अच्छा, आने अब वाले ये जो वक्त निखिल में नंदा की जो की तरफ से या उनके लॉयर्स की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है इस हवाले से? देखिए, उनका अभी कोई उनसे कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो मीडिया से इसमें बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली उनके जो लॉयर्स हैं वो नेचुरली अब जो लीगल रेमेडी है वो इसमें इस्तेमाल करेंगे। अगर पुलिस उनसे पूछताछ करती है तो ऑब्वियसली उनको इसमें अरेस्ट भी किया जा सकता है, तो ऐसे में वो बेल भी अप्लाई करेंगे। तो वो सारे कानूनी दाव पे जो है एक तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके बाद जो भी मुनासिब होगा वो मीडिया से शेयर करेंगे। हालांकि अभी तो परिवार की तरफ से और उनके लॉयर्स की तरफ से कोई ऑफिशियली वर्जन सामने नहीं आया है। ठीक है, तो अब मामला ये होना है कि अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अब इन्वेस्टिगेशन का आगाज होना है, यहाँ तक पहुंच गया है मामला। बिल्कुल, बिल्कुल। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी। जो एलिगेशन लगाए हैं, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये कहा गया कि वो प्रताड़ित करते थे, परेशान थे, तो वो सबूत अब उनके भाई को देने पड़ेंगे, क्योंकि अब तो जितेंद्र दुनिया में नहीं है। तो सारे सबूत जो हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हो, चाहे डिजिटल एविडेंस हो इसमें, चाहे वो मेल्स हो, कोई मैसेजेस हो, फोन कॉल्स हो, या कोई ऐसे व्हाट्सएप मैसेजेस हो, ये तमाम चीजें जो हैं, अब ये कहा जा रहा है कि वो प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आगे पुलिस का इसमें रोल देखना होगा कि वो आरोपियों को गिरफ्तार करती है या उनको जो कोर्ट है वो इन बिटवीन अच्छा, अब कोर्ट इस पूरी और सूरत बेल हाल में लेते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो कंपनी है, जो एस्कॉर्ट कंपनी है, जो कि निखिल नंदा की कंपनी है, क्या इसके माजी के बारे में भी ऐसा कोई प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड है कि जिसमें सामने नज़र आए कि जी इसमें पहले भी इस तरह के मामलात होते रहे हैं, या ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इनकी शख्सियत पर या इनकी कंपनी पर कोई इल्ज़ाम लग रहा है? देखिए, अभी तो जो जानकारी निकली है वो इसी केस से संबंधित सामने आई है। पुलिस का भी कहना था, और जहाँ तक जो हमारी बात हुई सोर्सेस से, उनका भी कहना था कि इसमें चूंकि ये कंपनी आउटसोर्स थी जो दूसरी कंपनी थी, और इनका जो रोल सिर्फ इतना था कि इनको सेल बढ़ाकर देनी थी, यानी सेल इंक्रीज करनी थी, और ये टारगेट्स को अचीव नहीं बिल्कुल। कर पाए, जिस वजह से प्रेशर बार बार आ रहा था। तो ऐसा कोई प्रीवियस रिकॉर्ड तो अभी नहीं मिला है, लेकिन पुलिस का कहना है कि वो जांच पड़ताल कर रही है, हर एक एंगल से जांच कर रही है। अब चूंकि मामला शुरुआत में तो पुलिस ने ही दर्ज नहीं किया, लेकिन अब पुलिस को मजबूरन मामला दर्ज करना पड़ा कोर्ट के ऑर्डर के बाद। पुलिस तो का देखते हैं आगे मामला, पुलिस किस तरह। ये एफआईआर दर्ज ना करने की कोई वजह सामने आई? वरना वैसे तो जनरली एटीट्यूड पुलिस का हमारे इस रीजन में, हमारे मुल्क में भी, आपके यहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि पुलिस अवॉइड ही करती है एफआईआर दर्ज करना। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने सही कहा। पुलिस तो हर जगह की एक ही होती है। शुरुआत में उनकी कोशिश यही होती है कि जितना लिंगर ऑन हो जाए, जितना मामला जो है टल सके वो टल जाए, क्योंकि इस तरह के केसेस में यूजुअली जहाँ तक बात है अबैंडमेंट या सुसाइड के केसेस में, पुलिस का सीधा-सीधा ये मानना होता है कि एक शख्स ने अगर सुसाइड किया है तो नेचुरली इसमें ज़्यादा गलती उसकी है बनिस्बत की किसी और की वजह से उसने ऐसा किया है। तो ये एक तो रीज़न रहता है। दूसरा, एक नेचर भी होती है पुलिस की कि पहले लिंगर ऑन करना मामले को, इनिशियली दर्ज नहीं करना, जो विक्टिम पार्टी है उनको परेशान करना। तो कोशिश यही रही पुलिस की कि शुरुआत में मुकदमा ना दर्ज हो। कई बार ऐसा भी होता है कि जो दूसरी पार्टी हो, काफी उनके ताल्लुकात अच्छे होते हैं, तो इस वजह से भी पुलिस आनाकानी करती है बिल्कुल, मुकदमा दर्ज करने बिल्कुल। में। और ऐसे में अच्छा, जो दूसरा मुझे शख्स ये भी है, बताइएगा कि अमिताभ बच्चन साहब की फैमिली की तरफ से या उनकी तरफ से इस पर कोई बयान सामने आया है, या अभी वो भी खामोश है? नहीं, देखिए, उनकी वो बिल्कुल खामोश है। उनकी तरफ से अभी कोई इस तरह का बयान सामने नहीं आया है, क्योंकि वो वैसे ही इस तरह के केसेस में मीडिया से वैसे ही बहुत अवॉइड करते हैं। लेकिन अब चूंकि उनके दामाद से जुड़ा मामला है, तो अभी हालांकि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट उनकी तरफ से नहीं आया है, क्योंकि अब ये मामला भी सीधा सीधा उनसे नहीं जुड़ा है, उनके दामाद से जुड़ा है। तो इसमें लीगली वो ज्यादा बोले तो ज्यादा ठीक लगता है। लेकिन जहां तक सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की बात है, उनकी तरफ से तो कोई इस तरह का रिएक्शन नहीं है। क्योंकि उनकी फैमिली के साथ जो है वो मेरे ख्याल में कुछ कंट्रोवर्सी ज़्यादा जुड़ गई हैं। अभी ये कंट्रोवर्सी है, इससे पहले कंट्रोवर्सी चल रही थी कि जी वो अभिषेक और ऐश्वर्या की डिवोर्स होने वाली है। तो बड़ी कंट्रोवर्सीज जो है वो उनके घर का रुख देख रही हैं, या फिर ये न्यूज़ वाले हमारी तरह बस ऐसे ही बना देते हैं चीज़ें? नहीं, नहीं, ये ऐसे बनाते नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ
जो है वो बात होती है तभी कुछ ना कुछ लिखा जाता है, ऐसे हवा में कोई चीज नहीं लिखी जाती। चूंकि पहले भी हमने देखा कि अमिताभ बच्चन साहब की यहाँ कंट्रोवर्सीज रही, और उनका कंट्रोवर्सी से तो बहुत ज्यादा चोली दामन का साथ ही है। ये कहा जाए तो उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि वो जितने बड़े स्टार हैं उतने उनके साथ साथ कंट्रोवर्सीज भी जुड़ी रहती हैं। खासकर अगर बात करें, उनकी वाइफ खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है समाजवादी पार्टी से, तो ऐसे में अभी उन्होंने हाल ही में बयान दिया था महाकुंभ को लेकर भी, जिसको लेकर भी विवाद हो गया था कि उन्होंने कहा था कि कई लाशों को जो है वो कुंभ नदी में फेंक दिया गया। तो इस तरह के बयान दिए थे जिसको सरकार ने जो है वो ठीक नहीं समझा, और उनके काफी विरोध हुआ था। तो इस तरह की बयानबाजी, और अभी हाल ही में जैसे आपने खुद जिक्र किया अभिषेक और ऐश्वर्या का भी डिस्प्यूट, खबरें तमाम सोशल मीडिया पर वायरल हुई। हालांकि उसमें उनको भी आकर ये स्पष्ट करना पड़ा एक प्लेटफॉर्म पर आकर कि नहीं, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मीडिया का क्रिएशन है। खैर, अब ये तीसरी कंट्रोवर्सी उनके दामाद से जुड़ी है, तो विवादों से तो नाता रहता ही। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। चिराग घोटी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर क्राइम जर्नल हमें ज्वाइन कर रहे थे, और अब देखते हैं कि ये मामला कहां तक जाता है और अमिताभ बच्चन साहब के जो दामाद हैं उन पर इल्ज़ाम साबित होता है या नहीं। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे अगले प्रोग्राम में हम फिर मुलाकात करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।